हाय कितनी ठंड है यहाँ। कौन कहता है सितंबर में सर्दियां नहीं आती। एक बार खेत खलियानों में जाकर देखे तो समझ पड़े। लग तो रहा है यहीं खड़े खड़े जम जाऊंगी मैं। हाय। अपनी दादी की यहाँ आई हुई रचना खेतों के रास्ते अपने घर लौट रही थी कि ठंडी हवा उसे झंझोर कर रख देती है। रचना अपने घर जैसे ही लौटती है, बाहर अपने दादाजी को धोती पहने आराम से खटिए पर बैठा देखकर हैरान हो जाती है। मम्मी, मम्मी कहाँ हो तुम? अरे यहीं हूँ रचना, कोई सांप वाप घुसाया क्या जो तू इतनी जोर से चिल्ला रही है? सांप के काटने पर भी यहाँ लड़कियां इतनी जोर से नहीं चिल्लाती, और ये तो बिना बात के चिल्ला रही है। ये गांव है, तेरा शहर नहीं। यही तो समझाना चाहती हूँ मैं आप लोगों को कि दादी ये गांव है। ठंड लग गई ना दादाजी को, और अस्पताल जब तक पहुंचेगी तब तक आपका सुहाग उजड़ जाएगा। मेरा सुहाग चांद सितारों के साथ जिएगा। ठोस खाना खाते हम और ठोस जीवन जीते हम। कौन क्या कर लेगा? एक तो जंगल का इलाका, ऊपर से इतनी ठंड, और बिना किसी स्वेटर बिना किसी शर्ट के दादाजी बाहर बैठे हुए हैं। मेरी तो इस शॉल में भी जान निकली जा रही है। पहले के जमाने में ये स्वेटर वगैरह कहाँ होते थे बेटा? कौवा, बिल्ली, शेर, बाघ, किसी को स्वेटर पहने देखा है तुमने? अपने मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए बस। यह शहर जाकर बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है। भगवान ना करे तेरे ससुराल वाले हमारी पुरानी सोच को लेकर चलने वाले निकले। पति ने अगर ठंड में ठंडे पानी से नहाने को कह दिया तो वो तो तुझे करना पड़ेगा। आप अपनी फिक्र कीजिए दादी जी, मुझे आपकी तरह दादाजी के सामने एक एक रुपए के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। खुद कमाती हूँ मैं। अगर उसकी औकात नहीं होगी तो वाटर हीटर ले आऊंगी, फिर मैं भी गर्म पानी से नहा सकूंगी, और वो भी। दिन बीतते दिखते हैं। रचना की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी शादी मैट्रिमोनियल साइट पर देखे हुए एक लड़के करण से हो जाती है। तुमसे पहले 5 गर्लफ्रेंड थी मेरी, 5 ऑनलाइन मिली थी और 5 ने धोखा दे दिया। इसीलिए इस डिजिटलाइजेशन से तो नफरत हो गई है मुझे। अब ऑनलाइन तुम्हारा रिश्ता मेरी बुआ जी ने देखा तब तो मुझे लगा कि तुम भी मुझे धोखा दे दोगी। वैसे तो हर तीसरी लड़की एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरती है, तो उस नजरिए से मुझे भी तुम्हें टॉक्सिक लड़की की तरह ही देखना चाहिए और रेड फ्लैग समझना चाहिए। पर मैंने ऐसा नहीं समझा। हर किसी को नए नजर से देखना सीखो करण, और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। उन 5 के बराबर तुम्हारी वाइफ हूं मैं। ये कहती हुई रचना करण के पेट में हल्की सी चुटी भरकर आंख मार देती है, जिससे करण शर्मा जाता है। आज तक कभी उसने ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की नहीं देखी थी। अगली सुबह से ही अपनी जेठानी के साथ रचना घर के कामों को संभालने में लग जाती है। 2 बजते बजते लगभग सारा काम हो गया। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, दोपहर का खाना सब तैयार है। अब आराम से 3 घंटे बैठ सकती हूँ, फिर जाकर शाम के नाश्ते का वक्त आएगा। शाम की चाय बनाते हुए रचना चिप्स की एक पैकेट फाड़कर चिप्स खाने वाली थी कि उसकी जेठानी उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे रचना, ये क्या कर रही हो तुम? ना 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 ना। क्यों, क्या हो गया भाभी? चिप्स ही तो खा रही हूँ। घर के बड़ों से पूछा नहीं, पति को खिलाया नहीं और खुद खा रही हो? तुम्हें इस घर की रिवायतें पता नहीं है क्या रचना? मैं तो तुम्हारे जेठ जी से बिना पूछे मार्केट तक नहीं जाती। लगता है इस घर की हेड से अभी तक मिली नहीं हो ना तुम, इसलिए ये गलतियां कर रही हो। चिप्स खाने में क्या गलती? और मम्मी जी ने देखा मुझे किचन में आते हुए, और मेरे हाथ में चिप्स की पैकेट भी देखी उन्होंने। मुझसे तो कुछ नहीं कहा। मतलब कि अभी तक तुम्हें सारी बातें पता नहीं है। इस घर में चलती मम्मी जी की नहीं है, बुआ जी की है। तो जितनी जल्दी तुम बुआ जी के करीब हो जाओ उतना ही अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अभी नई नई अपने ससुराल में आई रचना को अपनी जेठानी की बात जरा चुभ जाती है, पर वो ससुराल में नई थी इसलिए किसी से कुछ नहीं कहती। गर्मा गर्म चाय रचना अपनी बुआ सास के कमरे में उन्हें पकड़ाकर वापस निकल रही थी कि बुआ जी कहती है, ये चप्पल पहनकर घर में कैसे घूम रही हो बहू? ये वो चमड़े वाली चप्पल नहीं है बुआ जी, ये तो कपड़े की चप्पल है। वो नवंबर आ गया ना, धीरे धीरे सर्दियां बढ़ रही हैं और मुझे ना इतनी जल्दी सर्दी लग जाती है कि क्या बताऊं, इसलिए ठंड में ना चप्पल पहनती हूँ मैं। वैसे आपके कमरे में सही गर्माहट है, हीटर चालू कर रखा है आपने, मस्त है। इस घर की बेटी हूँ मैं, इसलिए इस घर में जो भी आता है वो सबसे पहले मेरे लिए आता है। अब अगर बेटियां खुश नहीं रहेगी तो घर में बरकत कैसे आएगी? और ये चप्पल, कल से तुम चप्पल नहीं पहनोगी। पर ठीक है बुआ जी, और कुछ? फिलहाल तो कुछ नहीं, काम में मन लगा कर रखो अपना,
बाकी कोई भी शंका हो तो अपनी बड़ी भाभी से बात करके लेना, नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा इस घर में तुम्हारी सास जैसी हो जाएगी। जी तो कर रहा है आपके मुंह पर एक घुसट मार दूं बुआ जी, पर क्या कर सकते हैं, इस घर की बहू हूं ना, और वो भी नई नवेली। एक रात पूरा परिवार पार्टी पर जाने के लिए निकल रहा था। आगे ड्राइविंग सीट पर करण जाकर बैठता है। उसके साथ वाली सीट पर जैसी रचना बैठती है कि बुआ जी की खांसी शुरू हो जाती है। ये लो भैया, ये संस्कार है बहू रानी के। पंडित जी से पूछ कर कुंडली मिलाकर शादी होती तो ऐसे संस्कार वाली बहू नहीं आती। पर भाभी को बहू लाने की हड़बड़ी थी ना, लो और फोन में देख कर लाओ बहू को। ये क्या हरकत है रचना? बुआ जी से बिना पूछे तुम आगे जाकर कैसे बैठ गई? बिल्कुल शर्म लिहाज खो दिया है तुमने, ऐसे देवर जी के साथ गाड़ी में। छी 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 छी। पहले के जमाने में पतियों के बगल में खड़े होने की हिम्मत नहीं करती थी पत्नियां, और तुम हो कि सीधा आगे जाकर बैठ गई। वही तो, मैं तो बस आगे जाकर बैठी हूँ। भाभी अब दूसरी गाड़ी में जेठ जी जा रहे हैं तो मैंने सोचा हम यहाँ बैठ जाते हैं, तो पापा जी, मम्मी जी और बाकी सारे बड़े दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे तो उन्हें भी कंफर्टेबल होगा। इसमें गलत क्या है? बहस करना गलत है बहू, और कौन किस गाड़ी में जाएगा ये बातें तुम घर के बड़ों पर छोड़ दो, है कि नहीं? आज भी इस घर में आने वाले शादी की कार्ड पर मनोहर का ही नाम होता है, तो इस घर में कब क्या और कैसे होगा वो भी मनोहर को ही सोचने दो। करण के बाजू में जाकर बैठ जाती है उसकी बुआ जी। ना ही मेघना को ना ही रचना को करण के साथ बैठने का मौका मिलता है। फंक्शन में स्टेज पर चढ़कर दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देना हो या किसी से मिलना जुलना, कहीं भी मनोहर मेघना को साथ में लेकर नहीं जा रहा था। रात को सभी घर लौटते हैं। ठंड से कांपते अपने कमरे में करण के बाजू में सोई रचना उससे कहती है, पैसों की कमी तो नहीं है, इतना बड़ा घर है, फिर भी ना हमारे कमरे में एसी है ना हीटर। ऐसा क्यों करण? जब बुआ जी के कमरे में हीटर लग गई तो उसके बाद बाकी कमरों में भी तो लग सकती थी ना। पापा की रिवायत है, उनका कहना है कि उनकी उम्र के 50वें साल में दादाजी ने सारा कारोबार उनके हाथ में सौंपा था, और उसके बाद ही उन्होंने ये सारी सुविधाएं इस्तेमाल करनी शुरू की है, तो हमें भी यही करना होगा। क्या क्या मजाक है ये? और इतनी ठंड में तुम सभी ये पतली सी चादर ओढ़कर सो भी जाते हो। हे भगवान, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे तो। मैं जा रही हूँ किचन में, जरा हाथ गर्म करके आती हूँ। ओह गॉड। कमरे से निकलकर रचना किचन में जा रही थी। ये बताओ, मेरा चप्पल भी गायब कर दिया इन लोगों ने। लगता है जरूर भाभी ने गायब किया होगा। कैसे रहते हैं ये लोग इस घर में? अरे भाई, नियम कानून हमारी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं कि हमें मानने के लिए? हद है। अपने हाथों को आपस में रगड़ती हुई रचना आगे बढ़ रही थी कि बालकनी से उसे किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, कहीं इस घर में कोई ऊपरी साया तो नहीं? हो सकता है पुरानी रिवायतों के नाम पर पुरानी किसी आत्मा को भी घर में पनाह दे रखी हो सभी ने। रचना बालकनी का दरवाजा खोलती है और देखती है फर्श पर उसकी सास अकेले सो रही है। ये क्या मम्मी जी, इतनी ठंड में आप बालकनी में क्यों सो रही हैं? चलिए उठिए। ये सारे आयरन मैन मेरे इस ससुराल में भरे पड़े हैं क्या? तो अपने कमरे में जा बेटा, अगर किसी ने तुझे यहाँ देख लिया तो तेरी शामत आ जाएगी। ये मैटर तो सीरियस लग रहा है। क्या बात हो गई मम्मी जी? पापा जी ने कुछ कह दिया तो आपने उन्हें रूम से क्यों नहीं निकाला? हाँ, आपने उम्र भर उन्हें गर्मा गर्म खाना परोसा, उनके माँ बाप की सेवा की, तो ये घर क्या आपका नहीं है? आप क्यों कमरे से बाहर निकलेंगे? उन्हें निकालिए। ये सुनते ही रचना की सास की आंखें भर आती है और वो अपनी बहू का सर चूमती हुए कहती है, तू ऐसा मानती है बहू? मुझे लगा तू भी बाकी सभी की तरह अपने ससुर और अपनी बुआ सास का साथ देगी। इस घर में अगर किसी ने तेरी बुआ जी की कही बातें या तेरे ससुर जी की बनाई झूठी रिवायतें नहीं मानी तो उनके साथ वही होता है जो मेरे साथ हो रहा है। इन लोगों के लिए रिवायतें बहुत जरूरी है। तेरी भाभी बिल्कुल वही करती है जो ये उससे कहते हैं, इसलिए वो सबकी पसंदीदा है। गहने पर गहने लेकर आते हैं तेरे ससुर जी उसके लिए, और मुझे नसीब होती है ये चटाई और चादर। रिवायतें और बातें। अगर आप मेरा साथ देना मम्मी जी तो हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं। सर्दियों से चल रही रिवायतें, खास करके जो पापा जी ने पकड़ रखी है, जैसे कि घर में शासन चलेगा तो मर्द का ही, और घर की बहू पर राज हमेशा घर की बेटियां ही करेंगी, क्यों ना इसे तोड़ दिया जाए। अगली सुबह मनोहर जब फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहा था, अपने हाथ में एक लाल रंग की किताब पकड़े मेघना कहती है, आपने कभी बताया नहीं कि बाबूजी हमेशा छत पर सोते थे? क्या मतलब? बाबूजी की डायरी मिली मुझे स्टोर रूम से, खानदानी रीति रिवायत। इसमें तो उन्होंने लिखा है
कि हमारे वंश में शुरू से ही सभी छत पर सोते आए हैं और आगे भी हमारे वंश के लोग छत पर ही सोएंगे, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। इस बारे में दीदी को जरूर पता होगा। दीदी तो सारी रिवायतें जानती है, जैसे आप जानते हैं। बस फिर क्या था, इस बात को लेकर सभी बुआ जी के सामने पहुंच जाते हैं। हाँ तो ये तो होता ही था, मैंने शादी के दिन ही तो आपको बताया था भाभी, पर आपको ध्यान रहे तब ना। बुआ जी ठीक कह रही है मम्मी जी, अब जरूर भूल गई होंगी, पर देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है आज से ही हमें ये रिवायत शुरू कर देनी चाहिए। रात के 10 बजे ठंड में ठठुरता हुआ पूरा परिवार छत पर चद्दर और चटाई लिए पहुंच जाता है। ये कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे निशा, ठंड से मेरे पैर बर्फ हुए जा रहे हैं, कहीं मुझे लकवा ना मर जाए। अगर बिना ठंड में ही रहे लकवा मार गया तो क्या करेंगे? अरे भाई, अभी कम से कम बाबूजी और बुआ जी की बात मानते रहे तो पैसे तो रहेंगे जेब में, जिससे मैं आपका इलाज करवा पाऊंगी। चुपचाप यहीं सोए रहिए। अगर सारी संपत्ति बाबूजी ने भैया के नाम नहीं की होती ना, तो ये टंटे में मैं बिल्कुल नहीं मान रही होती। सर ठंडी हवाएं चल रही थी, सभी के हाथ पैर कांप रहे थे, पर ऐसे में मुस्कुरा रही थी सास बहू की जोड़ी। अगली सुबह कोई जोर जोर से खांस रहा था तो किसी का सर चकरा रहा था। ये पकड़ी मम्मी जी, आपके लिए काढ़ा, मैंने भी पी लिया है, आप भी पी लीजिए, हमारे शरीर को गर्म रखेगा ये। हम ये गलत तो नहीं कर रहे ना बहू, कहीं सबकी तबीयत खराब हो गई तो। सबकी अकल ठीक करने के लिए सबकी तबीयत अगर खराब भी करनी पड़े तो क्या गलत है मम्मी जी। रात को 10 बजने के बाद फिर से सभी छत की ओर बढ़ने लगते हैं। छत पर चटाइयां बिछ जाती है और एक के बाद एक सभी अपने अपने तकिए लगाकर चादर ओढ़कर लेट जाते हैं। बाप रे बाप, इतनी ठंड में कभी भी छत पर नहीं सोया हूं मैं। पता नहीं पापा कैसे मैनेज कर रहे हैं इस ठंड को। ये कैसे रिवायतें बना ली बाबूजी ने। छत पर तो तब लोग सोते थे जब बिजली नहीं होती थी, अब तो बिजली आ चुकी है, पर बात घर की रिवायत की है तो छत पर सोना ही पड़ेगा। दिसंबर की ठंड और तेज हवाएं, तभी बिजली कड़कनी शुरू हो जाती है। हे भगवान, कहीं बिजली कड़क कर मुझ पर ना गिर जाए। वैसे भी मेरी कुंडली में लिखा था पानी और बिजली से खतरा है। निशा यहाँ पानी का नाम लेती है और टिप 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 बारिश की एक एक बूंद उसके माथे पर गिरने लगती है। मम्मी जी, पापा जी, बारिश हो रही है। ठंड में बारिश में छत पर सोएंगे क्या हम लोग? नितिन चलो, मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन कहीं भीग ना जाए। फोन को तुझे ऊपर लेकर आना ही क्यों था बहू? पहले के जमाने में क्या कोई फोन इस्तेमाल करता था? और बारिश हो या ओले पड़े, छत पर तो सोना ही पड़ेगा। आखिर ये इस घर की रिवायतों में शामिल है। मेघना ने ये बात तो कह दी, पर ठंड से उसका भी शरीर जकड़ा जा रहा था। तभी उसके बगल में सोई रचना अपने ब्लैंकेट के अंदर से एक रेनकोट निकालकर अपनी सास को देती है। ये लीजिए मम्मी जी, ब्लैंकेट के अंदर रेनकोट पहन लीजिए, ये आपको भीगने नहीं देगा। और मेरे पास एक हॉट बैग भी है, इसे अपने ब्लैंकेट के अंदर रखेंगे तो गर्माहट महसूस होती रहेगी आपको। दिसंबर की रात में पूरा परिवार भीगते हुए छत पर सोता है और इसके बावजूद भी कुछ ज्यादा बदलाव किसी के नेचर में नहीं दिख रहा। खाने के टेबल पर दादाजी ऐसी बारिश में छत पर कैसे सोते होंगे पापा? मुश्किल तो है बेटा, पर पहले के जमाने में लोग बारिश क्या ऐसे कई तूफान झेल जाते थे, और ऊपर से ये घर की रिवायत है, हमारे पूर्वजों ने किया है तो हमें करना ही पड़ेगा। तभी रचना एक अजीब सा लोहे का ढांचा उठाकर बाहर लाती है। देखिए पापा जी, मुझे क्या मिला? पुराने जमाने का कूलर। ये किस जमाने में जी रही हो बहू? अरे ये तो लोहे का कूलर है, अब तो एसी का जमाना आ गया है और इसमें तो बुरी तरह जंग लगी पड़ी है। पर हम जमाने के हिसाब से थोड़ी ना चलते बुआ जी। इस घर में तो उन संस्कारों को माना जाता है जो सदियों से चले आ रहे हैं। बड़े ससुर जी की डायरी में इस कूलर का जिक्र भी है। उस जमाने में इतनी खुली सोच के थे बड़े ससुर जी कि कूलर का इस्तेमाल करते थे, और वो भी ठंड में। मतलब मेरी बीवी ने सोच लिया है कि वो मेरा चमन उजाड़ कर रहेगी। मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं जी, पर शायद एक बार आपके मुंह से ही सुना था कि बाबूजी बड़े खुले दिमाग के थे। अगर हमारे खानदान में शुरू से ये रिवायतें मानी जा रही है तो हमें भी माननी चाहिए। रात के जैसे ही 10 बजते हैं सभी के हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। सभी एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि कौन हिम्मत करे तूफानी मौसम में छत पर जाने की। मुझे तो खाना खत्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा बुआ जी, आप ऊपर चलिए ना, मैं पीछे पीछे आती हूँ। मेरे पेट में भी ना थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, मैं जरा फ्रेश होकर ऊपर आती हूँ। बेटा तब तक तुम लोग आगे बढ़ो, कूलर की फिटिंग करो। इतनी ठंड में अगर मैं कूलर चला कर सोया तो कहीं ये मेरी आखिरी रात ना हो जाए।
एक एक करके सभी ने बहाने मारने शुरू कर दिए थे, पर मनोहर तो घर का मुखिया था, उसे तो आगे बढ़ना ही था। वो नहीं बढ़ता तो रचना और मेघना तो ऊपर पहले ही पहुंच गई थी। आहा जेठ जी, कितनी सुहानी हवा बह रही है। अब समझ में आया कि पापा जी और बुआ जी रिवायत और संस्कारों की बातें क्यों करते हैं। पुराने जमाने के लोग ऐसे प्राकृतिक हवा का मजा लेते थे। इस मजे की बात ही कुछ और है, नहीं? ये स्वेटर पहनकर, हीटर लगाकर हम सच में नेचुरल चीजों को मिस कर रहे हैं। कहीं बुआ जी भी इस मीठी हवा को मिस ना करते। मैं अब भी जाकर बुआ जी और जेठानी जी को लेकर आती हूँ। कड़कड़ाती ठंड में बहती शीतलहर, ऊपर से कूलर के बर्फ वाले पानी ने तो तहलका मचा दिया था कि तभी आसमान से ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। जैसी बर्फ की पहली गोली मनोहर के माथे पर जाकर लगती है, वो भाग खड़ा होता है और उसके पीछे बाकी सभी भी नीचे आ जाते हैं। पहले के जमाने की बात अलग थी, तब लोगों का शरीर लोहे जैसा मजबूत होता था। अब ना खान पान वैसा है, ना मौसम। आस पास वाले तो हमें पागल ही समझेंगे। बर्फीली बारिश में, ठंड में कूलर लगाकर कौन सोता है? कौन अपनी बीवी को ठंड में बालकनी में भेज देता है पापा जी? किसके घर में ब्याही हुई बुआ जी अपना राज चलाती है? ये कौन सी रिवायतें हैं पापा जी जो आप बदलना ही नहीं चाह रहे? संस्कार हमें आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, हमारी तरक्की के लिए, ना कि हमें घसीट कर पीछे लाने के लिए। आंखें बंद करके इस तरह अंधाधुंध आप तो भीड़ में ही चले जा रहे हैं। जिसने आपकी बात मान ली वो आपकी प्रॉपर्टी का हकदार हो गया, और बाकी सब, उन्हें बोलने का भी हक नहीं। तू सही कह रही है बहू, आज तक सभी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाई। सही कहूँ तो ये रिवायतें जंजीर की तरह मुझे भी जकड़ी हुई थी, पर मुझसे इन्हें तोड़ा नहीं गया। पर अब इस घर में ऐसा नहीं होगा। हम संस्कार के साथ साथ आधुनिकता को साथ लेकर चलेंगे। और ठंडी की पहली बारिश कुछ इस तरह रचना के ससुराल वाले के होश ठिकाने लगा देती है। अभिज्ञा बहू, आरती की थाल ले आ। जतिन दुल्हन को लेकर आता ही होगा। माँ जी, मैंने आरती की थाली सजा कर रखी है, ये लीजिए। अभिज्ञा फौरन आरती की सजी हुई थाली लाकर कल्याणी को देती है। लगता है देवरानी की आने की सबसे ज्यादा खुशी तुझे ही है। माँ जी, वो कहते हैं ना कि एक से भले दो, पूरे घर की जिम्मेदारी मैं अकेले संभालती हूँ। ईशानी के आने के बाद वो मेरा हाथ भी बटाएंगी और मुझे गप्पे मारने के लिए एक सहेली भी मिल जाएगी। बारात दरवाजे पर लग जाती है और जतिन ईशानी को लेकर घर आता है। कल्याणी बेटे बहू का स्वागत करती है। छोटी बहू के रूप में ईशानी घर में कदम रखती है। शादी की सारी रस्में, मेहमानों की खातिरदारी और नई दुल्हन की सारी जरूरतों का ख्याल अभिज्ञा बहुत अच्छे से रखती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। ईशानी की शादी को 1.5 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन अभी तक उसे घर की जिम्मेदारियों से रूबरू नहीं कराया जाता है। एक दिन अभिज्ञा सुबह जूस बना रही होती है। अभिज्ञा, तू जूस किसके लिए बना रही है? माँ जी, ईशानी ने कहा है कि वो आज से नाश्ते में उबले हुए स्प्राउट्स और जूस लेगी, उसी के लिए जूस बना रही हूँ। अभिज्ञा जूस बनाकर खाने की टेबल पर रख देती है और रसोई में दूसरे काम करने लगती है। अभिज्ञा बहू, तू अकेले कब तक घर के सारे काम करती रहेगी? अब ईशानी बहू को घर के थोड़े बहुत काम काज समझा दे, वो भी सुबह उठकर काम में तेरा हाथ बटा देगी और अपना काम भी खुद करेगी। माँ जी, ईशानी अभी तक सोकर नहीं उठी। सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक वो नहीं उठी। जाकर उसे उठा दे। अभिज्ञा थोड़ी देर ईशानी के उठने का इंतजार करती है, लेकिन 10 बजे तक ईशानी कमरे से बाहर नहीं आती। जतिन भी ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद अभिज्ञा ईशानी के कमरे में जाती है और उसे जगाती है। ईशानी, सुबह के 10 बज गए हैं, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, जतिन भी ऑफिस चले गए, अब उठ जाओ। ईशानी अंगड़ाइयाँ लेती हुई अलसाई हुई आवाज में कहती है, भाभी, आप तो जानती हो मुझे सुबह बेड टी के साथ उठने की आदत है। जब तक मुझे बेड पर चाय नहीं मिलती है मेरी आँख ही नहीं खुलती है। आप मेरे लिए चाय ला दो प्लीज। ठीक है, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। अभिज्ञा मन ही मन में सोचती है कि शादी के 1.5 महीने तक तो नई दुल्हन होने के नाते उसने ईशानी को बेड टी लाकर दी है, लेकिन क्या अब भी उसे बेड टी लाकर देनी होगी? अच्छा चलो, अभी दे देती हूँ। धीरे धीरे ईशानी घर के सारे तौर तरीके सीख जाएगी और अपनी जिम्मेदारी भी समझने लगेगी। अभिज्ञा ईशानी को बेड टी लाकर देती है। ये लो ईशानी, तुम्हारी बेड टी।
थैंक यू भाभी। अब आप फटाफट मेरा नाश्ता टेबल पर लगा दो, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। आपने मेरे लिए स्प्राउट्स और जूस बना दिया है ना? हाँ ईशानी, मैंने तुम्हारा नाश्ता तैयार करके टेबल पर रख दिया है। अभिज्ञा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो रसोई में जाकर अपने काम पर लग जाती है और ईशानी का नाश्ता तैयार करके खाने के टेबल पर लगा देती है। थोड़ी देर में ईशानी अपने कमरे से बाहर आती है, लेकिन चाय का कप कमरे में ही छोड़ देती है और नाश्ता करने लग जाती है। थैंक यू भाभी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो। मेरे कमरे में चाय की कप रखी है, उसे उठा लेना। ईशानी, मैंने घर के लोगों के लिए आलू के पराठे बनाए हैं, तुम्हें भी एक पराठा दूं? वैसे तो मैं आज से डाइट पर हूँ, लेकिन आपने पराठे बनाए हैं तो जरूर खाऊंगी। अभिज्ञा ईशानी को पराठे ला कर देती है। भाभी, आपने पराठे के साथ हरी चटनी नहीं बनाई? बिना हरी चटनी के साथ पराठे कैसे खाएंगे? ईशानी, मैंने हरी चटनी तो नहीं बनाई, सारे लोगों ने टोमेटो सॉस के साथ पराठे खाए हैं, तुम भी टोमेटो सॉस ले लो। और हाँ, नाश्ते के बाद माँ जी से पूछ लेना कि दिन के खाने में क्या बनेगा। ईशानी अभिज्ञा की बात का कोई जवाब नहीं देती है और आराम से नाश्ता करके अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगती है। दोपहर के वक्त जब कल्याणी अभिज्ञा से पूछती है, अभिज्ञा बहू, आज खाना नहीं बनेगा क्या? माँ जी, मैंने ईशानी से कहा था कि आपसे पूछकर खाना बना ले। ईशानी ने आपसे नहीं पूछा? ईशानी तो मेरे पास आई ही नहीं। अभिज्ञा ईशानी के कमरे में जाती है, तब ईशानी आराम से बेड पर लेटकर अपना फेवरेट वेब सीरीज देख रही होती है। ईशानी, तुमने खाना नहीं बनाया? भाभी, मैंने सोचा कि अब तक तो आपने खाना बना लिया होगा। मैंने तो तुम्हें कहा था कि माँ जी से पूछकर खाना बना लेना। अभिज्ञा भाभी, वो क्या है ना कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मेरी रिया दीदी मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। आपके अंदर मुझे मेरी रिया दीदी की छवि दिखती है। आप बिल्कुल मेरी रिया दीदी जैसी हो, उनकी तरह प्यारी, भोली और मेरा ख्याल रखने वाली। आप मेरी दीदी हो ना? बोलो ना भाभी। हाँ, पर अब आज से मैं आपको भाभी नहीं दीदी बुलाऊंगी। दीदी, आज दिन का खाना आप बना लो ना प्लीज। ईशानी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में अभिज्ञा को फंसा लेती है और अभिज्ञा को न चाहते हुए भी दिन का खाना बनाना पड़ता है। वो रसोई में खाना बना रही होती है और मन ही मन में सोचती है, दीदी बनाकर मुझसे अभी तो खाना बनवा लिया, लेकिन रात का खाना तो उसे ही बनाना पड़ेगा। दिन का खाना बनाने के बाद अभिज्ञा सोचती है कि रात के खाने को वो हाथ भी नहीं लगाएगी, लेकिन शाम के 5 बजते ही ईशानी अभिज्ञा के पास आती है। अभिज्ञा दीदी, आज रात का खाना जरा जल्दी बना देना। वो क्या है ना कि आज से मैं शाम 7 बजे से पहले डिनर कर लूंगी। रात को जल्दी खाना खाने से हाजमा सही रहता है और वजन भी नहीं बढ़ता है। वैसे आज आप रात के खाने में क्या बना रही हो? आज मुझे रिया दीदी के हाथ के बने पालक पनीर और मटर पुलाव की बहुत याद आ रही है। दीदी, आप मेरे लिए पालक पनीर और मटर पुलाव बनाओगी ना? पालक पनीर? हाँ दीदी, प्लीज मना मत करना। हाँ, क्यों नहीं, बना दूंगी। अभिज्ञा ईशानी की फरमाइश पूरी करती है और रात के खाने में पालक पनीर और मटर पुलाव बनाती है। ईशानी आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब ईशानी अभिज्ञा को दीदी बनाकर उससे अपने सारे काम करवा लेती है। एक दिन जतिन ईशानी से पूछता है, ईशानी, कल मैंने अपने ऑफिस से कुछ पेपर्स भिजवाए थे, वो तुमने कहाँ रखे हैं? वो जो राजू लेकर आया था? हाँ, वही। दीदी को पता होगा। अभिज्ञा दीदी, उन्होंने ही राजू से पेपर्स लिए थे। आप अभिज्ञा दीदी से ही पूछ लो। भाभी, कल जो पेपर्स मैंने राजू से भिजवाए थे वो आपने कहाँ रखे हैं? वो मैंने आपके भैया की अलमारी में रखे हैं। मैं आटा लगा रही हूँ। जतिन, आप अपने भैया की अलमारी से पेपर्स खुद निकाल लो। जतिन विकास के कमरे में जाता है और अपने पेपर्स ढूंढता है, लेकिन उसे पेपर्स नहीं मिलते हैं। भाभी, आप आकर पेपर्स ढूंढ दो। अभिज्ञा रसोई से आकर विकास की अलमारी में पेपर्स ढूंढती है, लेकिन उसे पेपर्स नहीं मिलते हैं। शायद वो पेपर्स आपके भैया गलती से ऑफिस लेकर चले गए। ईशानी, मैंने तुमसे कहा था ना कि रवि से पेपर्स लेकर उन्हें मेरे अलमीरा में रख देना। अब भैया
गलती से मेरे पेपर्स लेकर ऑफिस चले गए हैं। जतिन, मेरे सारे काम अभिज्ञा दीदी ही करती है, इसलिए मैंने उन्हें पेपर्स लेने के लिए कहा था। अब अगर विकास भैया पेपर्स लेकर ऑफिस चले गए तो इसमें मेरी क्या गलती है? अभिज्ञा दीदी, जरा इधर तो आना। अभिज्ञा, जो कि अपने सास कल्याणी के बालों में तेल लगा रही होती है, वो ईशानी के पास जाती है। क्या बात है ईशानी? दीदी, ये मेरे कुछ कपड़े हैं, इन्हें ड्राई क्लीन को दे देना। शादी से पहले मेरी रिया दीदी मेरे सारे कपड़ों का ध्यान रखती थी। ठीक है ईशानी। अभिज्ञा वहाँ से जाने लगती है। तभी ईशानी उसे एक और काम बताती है। दीदी, जल्दी से मेरे लिए एक ग्लास नींबू पानी बना दो ना। न जाने क्यों आज सुबह से बहुत एसिडिटी हो रही है। अभिज्ञा ईशानी को नींबू पानी बना कर देती है। ईशानी बहू, ईशानी बहू। जी माँ जी। ईशानी बहू, आज दोपहर का खाना तू बना ले। मैं ठीक है माँ जी, लेकिन खाने में बनाना क्या है? दाल, चावल, भरवा परवल और लौकी का रायता बना लेना। ईशानी अभिज्ञा के पास जाती है और उसे मक्खन लगाने लगती है। दीदी, आप मेरे सबसे प्यारे दीदी हो ना, बिल्कुल मेरी रिया दीदी की तरह। मेरी रिया दीदी होती तो मुझे कोई काम करने नहीं देती। दीदी, आप खाना बना दो ना। आप नहीं जानती, जब मैं आपके हाथ का खाना खा लेती हूँ तो मुझे रिया दीदी की बहुत याद आती है। प्लीज दीदी, मैं जानती हूँ आप मुझे मना नहीं करोगी। ठीक है ईशानी, मैं खाना बना दूंगी, लेकिन तुम्हें। अभिज्ञा की पूरी बात सुने बिना ईशानी उसे गले लगा लेती है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अच्छा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप मेरे कमरे में एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ले आना। अभिज्ञा को काम बताकर ईशानी अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी अभिज्ञा दोपहर का खाना भी बनाती है और चाय बनाकर ईशानी को देती है। कल्याणी देखती है कि दोपहर का खाना तो अभिज्ञा बना रही है। अभिज्ञा बहू, दोपहर का खाना तू क्यों बना रही है? ईशानी बहू को कहा था मैंने। ईशानी अपने कमरे में है। हमेशा तू ही घर के सारे काम करती है, ईशानी कुछ नहीं करती। मैं घर के काम आधे आधे बांट देती हूँ। कल्याणी घर की जिम्मेदारी दोनों बहुओं के बीच बांट देती है। कल से सुबह का नाश्ता अभिज्ञा बनाएगी और दोपहर का खाना ईशानी बनाएगी। रात का खाना अभिज्ञा बनाएगी तो अगले दिन सुबह का नाश्ता ईशानी बनाएगी। सुबह घर में अभिज्ञा झाड़ू लगाएगी और ईशानी पोछा लगाएगी। सुबह और रात के बर्तन ईशानी धोएगी और दोपहर के बर्तन अभिज्ञा धोएगी। काम का बंटवारा होते देख ईशानी के पसीने छूटने लगे थे, लेकिन ईशानी ठहरी काम चोरों की सरदार। अगली सुबह अभिज्ञा नाश्ता बनाती है और घर में झाड़ू लगाती है, लेकिन जब पोछा लगाने की बारी आती है तो ईशानी अपने कमरे में सो रही होती है। ईशानी उठो, मैंने घर में झाड़ू लगा दिया है, तुम पोछा लगा दो। ईशानी नींद में होने का नाटक करती है। रिया दीदी, अभी मुझे सोने दो ना। ईशानी, मैं रिया नहीं अभिज्ञा हूँ। क्या फर्क पड़ता है, आप तो मेरी रिया दीदी ही हो। आज आप पोछा लगा लो, कल से मैं जल्दी उठकर पोछा लगा दिया करूँगी। प्लीज दीदी। ठीक है। अब अभिज्ञा को पोछा भी लगाना पड़ता है। दोपहर के वक्त ईशानी अभिज्ञा के पास आती है। वो बहुत घबराई हुई होती है। अभिज्ञा दीदी। क्या बात है ईशानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? दीदी, आपको पता है सिटी मॉल में सेल लगी है, सेल। ब्रांडेड कपड़े 50% की डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। मैं तो सिटी मॉल जा रही हूँ। लेकिन दोपहर का खाना? मेरी रिया दीदी होती तो मुझसे कहती कि पहले जा शॉपिंग कर ले। आप भी तो मेरी रिया दीदी हो, दोपहर का खाना आप बना लो प्लीज। ईशानी मॉल चली जाती है और अभिज्ञा हाथ मलती रह जाती है। ईशानी अभिज्ञा से अपने सारे काम करवाती है। एक दिन जब ईशानी के बर्तन धोने की बारी आती है, ईशानी, मैंने खाना बना दिया है, तुम बर्तन धो दो। दीदी, मैं बर्तन धो देती हूँ, लेकिन ईशानी अभिज्ञा को अपना दाहिना हाथ दिखाती है। उसके दाहिने हाथ की उंगलियों में पट्टी बंधी हुई होती है। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? दीदी, शायद सर्फ से एलर्जी हो गई है। मैंने कल पहली बार कपड़े धोए थे, मेरी सारी उंगलियां जल गई है। डॉक्टर ने कुछ दिन तक साबुन और पानी से बचने के लिए कहा है। आप तो मेरी दीदी जैसी हो ना, मुझे पता है आप मुझे बर्तन नहीं धोने दोगी। ठीक है, मैं बर्तन धो दूंगी। ईशानी हाथ में एलर्जी का बहाना बनाकर कुछ दिनों तक काम से बच जाती है। ऊपर से वो अपने सारे काम अभिज्ञा से करवा लेती है। अभिज्ञा दीदी, जरा मेरे बालों में तेल लगा दो। ठीक है, अभी लगा देती हूँ।
अभिज्ञा तेल की शीशी लेकर आती है। ऐसे नहीं दीदी, पहले तेल में कुछ कड़ी पत्ते डालकर उसे आग पर गरम करना, फिर जब वो अच्छी तरह से गरम हो जाए तो उसे ठंडा करके मेरे बालों में लगा देना। अभिज्ञा ईशानी के लिए तेल में कड़ी पत्ते को उबाल लेती है और ठंडा होने के बाद उसके बालों में तेल लगाती है। दीदी कितना अच्छा लग रहा है, जरा हल्के हाथों से थोड़ी देर और मसाज करो, बहुत सुकून मिल रहा है। आपके हाथों में जादू है, बिल्कुल मेरी रिया दीदी की तरह। अभिज्ञा ईशानी के बालों में मसाज करती है और मन ही मन सोचती है कि तुझे जितनी मनमानी करनी है कर ले, क्योंकि अब पाला पलटने वाला है। अब बारी अभिज्ञा की थी। ईशानी को सुधारने के लिए अभिज्ञा भी ईशानी के राह पर चलती है। एक दिन सुबह घर के सारे काम निपटाने के बाद अभिज्ञा अपनी छोटी बहन स्वीटी को फोन मिलाती है। कैसी हो दीदी? तुम तो मुझे भूल ही गई। तुम्हें अपनी छोटी बहन की याद नहीं आती? तेरी याद तो बहुत आती है, लेकिन क्या करूँ, यहाँ तेरी जैसी मेरी कोई छोटी बहन नहीं है। घर के काम से फुर्सत नहीं मिलती। तू होती तो मेरे छोटे बड़े सारे काम कर देती। मुझे अच्छी तरह से याद है मेरी शादी से पहले कैसे तू मेरे सारे काम क्या करती थी, मुझे पलकों पर बिठा कर रखती थी। लेकिन अब ससुराल तो ससुराल होता है, यहाँ मुझे पलकों पर बिठाने वाला कौन है? तेरी तरह मेरा ख्याल रखने वाला कौन है? तू तो यहाँ नहीं है, लेकिन तेरी याद हर पल मेरे साथ है। अपनी छोटी बहन से फोन पर बात करते करते अभिज्ञा इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद अभिज्ञा फोन रख देती है। अभिज्ञा की सारी बातें ईशानी सुन लेती है। ईशानी अभिज्ञा के पास आती है। कैसी बात कर रही हो दीदी? मैं हूँ ना आपकी छोटी बहन। अगर आप मेरी बड़ी बहन हो तो मैं आपकी छोटी बहन ही तो हूँ। मैं आपको आपकी छोटी बहन की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगी। अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना लो। शादी से पहले जब भी मेरा मूड खराब होता तो स्वीटी मेरे लिए कॉफी बना कर लाती थी। उसके हाथ की कॉफी पीकर मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता था। कॉफी बनाने के नाम से ईशानी की बैटरी डाउन हो जाती है, लेकिन अब वो अभिज्ञा की छोटी बहन थी, इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकती थी। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। और हाँ, साथ में कुछ कुकीज भी ले आना। ईशानी पहली बार रसोई में जाती है और अभिज्ञा के लिए कॉफी बनाती है, लेकिन वो देखती है कि रसोई में कुकीज तो है ही नहीं। दीदी, रसोई में कुकीज नहीं है तो बाजार से ले आ। कौन सा दूर है, बस अगली मोड़ पर बेकरी की दुकान है, वहाँ बहुत टेस्टी कुकीज मिलती है। जल्दी भाग कर जा, नहीं तो कॉफी ठंडी हो जाएगी। जा रही हूँ दीदी। ईशानी जल्दी से बाजार जाती है और अभिज्ञा के लिए कुकीज लेकर आती है। फिर वो उसे कॉफी और कुकीज सर्व करती है। अभिज्ञा जैसे ही कॉफी का पहला घूंट पीती है, कॉफी तो ठंडी हो गई है। ठंडी कॉफी पीने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। दीदी, मैं कॉफी गरम करके लाती हूँ। ईशानी, ठंडी कॉफी दोबारा गरम करके पीने से कड़वी लगती है। तू मेरे लिए दूसरी कॉफी बना ला। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए दूसरी कॉफी बना कर लाती हूँ। ईशानी फिर रसोई में जाती है, अभिज्ञा के लिए दोबारा कॉफी बना कर लाती है। अभिज्ञा मन ही मन सोचती है, अब आएगा मजा। छोटी बहन बनकर तूने बहुत मजे ले लिए। कॉफी पीने के बाद अभिज्ञा सोफे पर ही लेट जाती है। क्या बात है दीदी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अचानक से मेरे सर में दर्द होने लगा। अगर स्वीटी यहाँ होती तो अपने हाथों से मेरे सर में बाम लगा देती और मेरा सर भी दबा देती। तू तो मेरी स्वीटी जैसी ही है ना ईशानी? जरा मेरे सर में बाम लगा दे और मेरा सर दबा दे। ईशानी अभिज्ञा के सर में बाम लगाती है और उसका सर दबाती है। अभी भी बहुत दर्द है। ऐसा लग रहा है जैसे आज मुझसे कोई काम नहीं होगा। स्वीटी की बहुत याद आ रही है। शादी से पहले जब भी मेरी तबीयत ढीली होती थी, स्वीटी मुझे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। मेरे बिना कहे वो सारे काम खुद कर देती थी। दीदी, मैं हूँ ना आपकी स्वीटी, आप आराम करो, मैं घर के सारे काम कर दूंगी। उस दिन पहली बार ईशानी घर के सारे काम कर देती है। खाना बनाना, घर की सफाई, बर्तन, कपड़े। इधर अभिज्ञा सोफे पर लेटकर आराम कर रही होती है और स्वीटी को काम करते हुए देखती है। अभिज्ञा मन ही मन सोचती है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब घर के सारे काम ईशानी से करवाऊंगी। अभिज्ञा ऐसा ही करती है। अपनी छोटी बहन होने का इमोशनल
ड्रामा करके वो ईशानी से घर के सारे काम करवाने लगती है। एक दिन चंद्रशेखर विकास से कहता है, विकास बेटे, आज ऑफिस से आते समय मेरी और अपनी माँ की दवाइयाँ लेते आना। हमारी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है पिताजी। विकास ऑफिस जाने वाला होता है कि अभिज्ञा उसे कहती है कि वो उसे मायके छोड़ दे और शाम को आते वक्त मायके से पिक कर ले। लेकिन मुझे शाम को पिताजी और माँ की दवाइयाँ भी लानी हैं। अगर मैं तुम्हारे मायके गया तो हमें वहाँ से लौटने में देर हो जाएगी। उसकी चिंता आप मत करो, आप बस मुझे पिक करने आ जाना। माँ और पिताजी की दवाइयाँ आ जाएंगी। अभिज्ञा तैयार होकर विकास के साथ मायके जाने लगती है। दीदी, आप कहीं जा रही हो? हाँ ईशानी, कितने दिनों के बाद आज मुझे मायके जाने की फुर्सत मिली है। लेकिन दीदी, अभी घर के सारे काम पड़े हैं। तुम हो ना मेरी छोटी बहन, जब भी मैं बिजी होती थी मेरी स्वीटी घर के सारे काम कर लेती थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे होते हुए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम सारे काम कर लोगी, है ना ईशानी? हाँ दीदी, मैं कर लूंगी। ईशानी, हमें लौटने में देर हो जाएगी। तुम माँ और पिताजी का ख्याल रखना, उन्हें समय पर खाना खिला देना, घर के सारे काम कर देना, हमारे आने से पहले रात का खाना बना लेना, और हाँ, शाम को बाजार जाकर माँ पिताजी के लिए दवाइयाँ और हरी सब्जियाँ ले आना। ठीक है दीदी, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सारे काम कर लूंगी। अभिज्ञा विकास के साथ अपने मायके चली जाती है। ईशानी को उस दिन घर और बाहर के सारे काम करने पड़ते हैं। रात होने तक ईशानी थक कर चूर हो जाती है। आज तो मैं बहुत थक गई। जब से अभिज्ञा दीदी ने मुझे अपनी छोटी बहन बना लिया है, वो अपने सारे काम मुझसे करवा रही है, और आज तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दी। उनकी छोटी बहन बनना बहुत भारी पड़ रहा है। ईशानी को समझ आ जाता है कि किस तरह से अभिज्ञा को अपनी बड़ी बहन बनाकर उसने अभिज्ञा से अपने सारे काम करवाए हैं। अभिज्ञा दीदी पूरे घर को संभालती हैं, और उस पर से मैं भी अपने सारे काम उनसे करवाती थी। वो कितना थक जाती होंगी। मुझे उनके साथ मिल बांट कर घर का काम करना चाहिए। रात में अभिज्ञा और विकास घर आते हैं। अभिज्ञा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और सीधा खाने के समय बाहर आती है। ईशानी सबको खाना खिलाती है। अभिज्ञा दीदी, आज मैंने घर का सारा काम किया है, सिर्फ रात के बर्तन धोने हैं, वो आप धो दो। हाय, आज मेरी छोटी बहन स्वीटी यहाँ होती तो मुझे बर्तन भी नहीं धोने देती और मेरे पैर दबाकर मुझे सुलाती। लेकिन तू तो है ना मेरी छोटी बहन। ईशानी, तू बर्तन धो दे। ठीक है दीदी। ईशानी बर्तन भी धोती है और अभिज्ञा के पैर भी दबाती है। अगले दिन ईशानी अभिज्ञा से कहती है, अभिज्ञा दीदी, आज से मैं और आप मिल बांट कर काम करेंगे। माँ जी ने घर के काम आधे आधे बांटे हैं। आज से घर की आधी जिम्मेदारी मेरी और आधी आपकी। अभिज्ञा समझ जाती है कि उसका ईशानी को छोटी बहन बनाने का ड्रामा काम कर गया है। वो चैन की सांस लेती है और उस दिन से दोनों देवरानी जेठानी बनकर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं।